guys, welcome back to our next video. So लास्ट क्लास में अपन ने रूट ऑफ ड्रग पढ़ लिया था. एक बार उसको वापस से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. उसके बाद अपन नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है फार्माकोपिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं. अपन ने लास्ट टाइम की तो अपन ने बोला था कि आप जो ड्रग है उसको वेरियस रूट्स के थ्रू आपकी बॉडी में इंसर्ट कर सकते हो. नंबर 1 अपन ने सबसे पहले पढ़ा था इंटर रूट, जो सबसे कॉमन रूट होता है. अपन बोलते हैं टैबलेट्स या आप बोल सकते हो जो कैप्सूल होते हैं उस फॉर्म में अपन इस रूट के थ्रू देते हैं. इसका मेन बेनिफिट ये है कि पेशेंट खुद से ले सकता है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती. एंड ये सबसे ईजी और सबसे सस्ता मेथड भी है. देन इसके डिसएडवांटेज की अपन ने बात करी थी, तो अपन ने बोला था कि मेन डिसएडवांटेज तो ये है कि ये स्लो है. ठीक है, आपका जो ड्रग है वो आपको एक्शन आने में 3 से 4 घंटे तक का टाइम भी लग सकता है. एंड इसके अलावा क्या बोलते हैं अपन कि ये जो ड्रग है इसको ये इमरजेंसी रूट के थ्रू अपन एडमिशन नहीं कर सकते, यानी इमरजेंसी के टाइम पे इस रूट से एडमिशन नहीं कर सकते. नेक्स्ट अपन ने बात की थी इसके बाद में इंट्रानेजल रूट की. ठीक है, इसके अलावा आप एक चीज़ और बोल सकते हो, जो इंट्रा ऑप्टिकल रूट होता है, यानी आइज़ के अंदर भी ड्रॉप जो डालते हैं अपन. लास्ट क्लास में मैंने वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो इंट्रा नेजल रूट है एंड इंट्रा जो आपके बोल सकते हो आई के अंदर जो अपन ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो लगभग सेम है. ठीक है, सेम पाथवे होता है, सेम मिरर होते हैं, सेम एडवांटेज एंड सेम डिसएडवांटेज होते हैं. अगर आप वहाँ पे लिखना चाहो तो ऐड कर सकते हो बिल्कुल से कि आपके जो आई के अंदर डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं तो वो भी एक टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही है. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं. इसके बाद में अपन ने नेजल रूट के लिए बोला था कि आप मेजरली 2 तरीके से देते हो, एक तो गैस मेथड के थ्रू एंड एक होता है आपके जो ड्रॉप्स होते हैं उसके थ्रू. देन अपन ने इसके बाद में बात किया था कुछ और चीज़ों की, एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात की थी इसके, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. देन अपन ने बात किया था आपके ईयर के थ्रू, ऑरल रूट के थ्रू, जिसमें अपन ने बोला था कि आपके कुछ ड्रग हैं जैसे पेन किलर्स हो गए, एनेस्थेटिक हो गए, या फिर आप बोल सकते हो जो आपके वहाँ से लेक्रेशन हटाने के लिए जो सिक्रीशन होता है, सिरोमिनोलाइटिक जो एजेंट्स होते हैं, उनको भी आप इसके रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करते हो. बेनिफिट ये है कि आप ये तीनों चीज़ों से एडमिनिस्टर कर सकते हो. डिसएडवांटेज ये है कि लोकल रूट है. ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ज़्यादा ड्रग्स को आप ऐसे एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. देन अपन ने बात किया था कि आपके जो एनल रूट होती है उसके थ्रू, जिसमें अपन ने ये बोला था कि एनल के द्वारा भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हो. मेजरली अपन जो एनीमा होता है वो अपन मेजरली इसके थ्रू देते हैं. एंड इसके भी एडवांटेज सेम है और डिसएडवांटेज भी सेम है. स्पेसिफिकली लोकल रूट होता है एंड इसके अलावा काफ़ी इरिटेंट एरिया भी हो सकता है एंड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम भी कोज हो सकते हैं, जैसे अपन ने बोला था वेगल स्टिमुलेशन वगैरह. ठीक है, वो भी कोज हो सकता है. नेक्स्ट अपन ने बात किया था इसके बाद में अपन ने पेरेंटल रूट के बारे में डिस्कस किया था. पेरेंटल रूट के लिए अपन बोलते हैं कि आपका पेरेंटल रूट का मतलब होता है पैरा मीन्स अवे एंड इंटरल मीन्स GIT. तो पेरेंटल रूट के लिए अपन ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी ड्रग को दे रहे हो किसके थ्रू, आपके GIT से अवे, चाहे वो कोई सा भी रूट हो, जिसमें अपन ने बहुत सारे रूट की बात की थी. IV रूट हो गया, देन अपन ने बोला था इंट्रा आर्टीरियल रूट हो गया, एंड आप बोल सकते हो इंट्राडर्मल रूट हो गया, इंट्राथिकल हो गया, इंट्रामेडुलरी हो गया, एंड और भी 1-2 रूट थे. ठीक है, ये मेजरली अपन ने डिस्कस किया था. अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की. तो ये टॉपिक क्या है, आपके फार्माकोपिया. ठीक है, फार्मेको से वर्ड आप समझ ही गए होगे. एंड यहाँ पे अपन ये बोलते हैं फार्मेकोपिया क्या है. तो फार्मेकोपिया ये एक जनरली शॉर्ट नोट में आता है, रेयरली पूछता है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-4 बार पूछा जा चुका है. ठीक है, तो अपन ये बोलते हैं कि फार्मेकोपिया क्या होती है, एक बुक होती है. ठीक है, जो हर एक स्टेट या हर एक कंट्री के द्वारा, स्टेट नहीं, हर एक कंट्री के द्वारा ईयरली रिलीज की जाती है, जिसमें आपके जो भी ड्रग्स हैं, ठीक है, चाहे वो ड्रग न्यू खोजी गई हो या फिर वो ड्रग पुरानी हो, उन सबको मिला के एक प्रॉपरली अरेंज मैनर में उनको लिखा जाता है, जिसमें उसके क्या होती हैं, उसका ड्रग का रूट होता है, डोज होती हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं. ठीक है, ये सारे उसके ड्रग के अंदर लिखे जाते हैं. उस बुक को अपन नाम देते हैं फार्मेकोपिया. ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो अगर फार्मेकोपिया की बोलो तो अपन बोलते हैं एक ऑफिशियल बुक होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज की जाती है, जिसमें आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स है, यानी कि आपको ड्रग को कैसे यूज़ लेना है उसके बारे में, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी ड्रग का क्या क्या एक्शन है, या चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, एंड इसके अलावा टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, और उसका आपके पोटेंसी क्या है, पावर क्या है उसकी,
ठीक है। यानी आप बोल सकते हो कुल मिला के ड्रग है उसका यूज़ आप कैसे कैसे कर सकते हो, और उस ड्रग को, वो ड्रग क्या है एक्चुअली, और उसका कैसे कैसे आप उसको यूज़ ले सकते हो, ये सब किसके द्वारा बताया जाता है, फार्माकोपिया के द्वारा बताया जाता है। इसके अलावा जो भी नई ड्रग हैं जो हर साल खोजी गई हैं, ठीक है, उनको भी इसी आप बोल सकते हो बुक के अंदर लिखा जाता है। एंड आपके जो इंडियन की जो है उसको अपन बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया, और ये क्या है, एक ऑफिशियल बुक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज की जाती है, ठीक है। एक तरह सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट बुक जो पब्लिश की थी फार्माकोपिया की, वो करी थी आपके 1946 के अंदर, ठीक है। देन आप बोल सकते हो जो फर्स्ट ये जो आपका 1946 वाली थी, ये क्या थी, आपके सप्लीमेंट थी ओनली, ठीक है। एंड जो आप बोल सकते हो फर्स्ट एडिशनल जो मेडिकल फार्माकोपिया है वो आपके 1955 में एडमिनिस्टर करी गई थी। एंड अगर आप बोलो और इसकी चीज़ों के बारे में जानना चाहो तो अपन ये बोलते हैं कि जो मेजरली कुल मिला के फार्माकोपिया के बारे में अगर आप बोलना चाहो तो फार्माकोपिया के लिए अपन ये बोलते हैं कि जो फार्माकोपिया है वो एक क्या है, आपका एक तरीके की बुक होती है जिसमें आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिलीज करती है इसको, या फिर कहीं भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो, सारी इसको रिलीज करते हैं। और इसमें क्या लिखा होता है, जो भी आपके नई ड्रग हैं या फिर जो पुरानी ड्रग्स हैं उनके बारे में, उनकी काम लेने की एफिशिएंसी, यानी आप उस ड्रग को कहाँ कहाँ काम में ले सकते हो एंड कैसे कैसे काम में ले सकते हो और वो कितनी इफेक्टिव है, ठीक है, उसके बारे में लिखा हुआ होता है, ठीक है, सारी ड्रग्स के बारे में A to Z। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 1946 में इसका एक सप्लीमेंट रिलीज किया था, और फर्स्ट जो ऑफिशियल बुक थी वो 1955 में रिलीज की गई थी, ठीक है। इसके अलावा आपके एक और होती है जिसको अपन नाम देते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, और ये भी क्या होती है, आपके सेम फार्माकोपिया का ही एक आप बोल सकते हो दूसरा कॉमन नॉन नेम है, ठीक है। देन अपन ये बोल सकते हैं इसके अंदर भी बहुत सारे आपके अकॉर्डिंग टू द कंट्री आपके अलग अलग फार्माकोपिया होती हैं, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपियल कोड जिसको अपन BPG बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसके अलावा WHO की भी एक फार्माकोपिया रिलीज की जाती है, ठीक है। तो फार्माकोपिया ओवरऑल क्या है, एक तरीके की बुक है जिसमें आपके जितने भी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर आप बोल सकते हो जो गवर्नमेंट है अलग अलग कंट्रीज़ की, वो इसको रिलीज करते हैं। जनरली ये ईयरली रिलीज की जाती है, कई बार हाफ ईयरली भी की जाती है, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अंदर अपन ये बोलते हैं हर एक कंट्री के द्वारा रिलीज की जाती है और एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी रिलीज की जा सकती है, ठीक है। देन अपन ये बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया भी है एक, सबसे पहले अगर आप बात करो गवर्नमेंट इंडिया में कब आया ये, तो इंडिया में अपन बोलते हैं 1946 में इसकी एक कॉपी रिलीज की गई थी, और फर्स्ट जो मेन ऑफिशियल है वो कब रिलीज की गई थी, 1955 में। देन इसके अलावा इसके हर अलग अलग कंट्री के हिसाब से इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि ब्रिटिश फार्माकोपियल कोड या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया या WHO या फिर इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ठीक है, ऐसे करके इसके अलग अलग नाम आते हैं। ये आपके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या जितने भी गवर्नमेंट्स हैं वो इसको रेगुलर इंटरवल पे इसके एडिशंस निकालते रहते हैं, जिसमें जो नई ड्रग्स हैं उनके अंदर आपका क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, प्लस जो पुरानी ड्रग हैं जो या तो बैन हो चुकी हैं या फिर उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज मिला है या फिर एडवांटेज मिला है उसका, तो वो भी इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है, और हर साल या हर एक रेगुलर बेसिस के ऊपर इसका न्यू एडिशन निकाला जाता है, ठीक है। ये था आपका फार्माकोपिया के बारे में। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं ड्रग लॉज के बारे में, ठीक है। तो अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कुछ लॉज पास किए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसके अकॉर्डिंग आपके एक ड्रग को आप कब बेच सकते हो, यानी सेलिंग से लेके उसके यूज़ तक उसको डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ड्रग लॉज क्या होते हैं, आप किसी भी ड्रग को कैसे डील करोगे, यानी कि उसको सेल कैसे करोगे, उसको बाई कैसे करोगे, प्लस उसको एडमिनिस्टर कैसे करोगे और किस डोज में करोगे, ये किसके द्वारा डिसाइड होता है, ड्रग लॉज के द्वारा डिसाइड होता है। और आपकी ड्रग लॉज क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का मिसयूज होने से बचाते हैं, इसके अलावा ओवर यूज से भी इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है।
तो आपके ये क्या करती हैं ड्रग लॉज, आपको किसी भी जो जो सिक पर्सन होता है उसको कैसे ये ड्रग एडमिनिस्टर करनी है या फिर कौन इसको वो ड्रग दे सकता है, एंड जो आपकी ड्रग है उसका मैन्युफैक्चर कौन करेगा, यानी उस ड्रग को बनाएगा कौन, उसको बेचेगा कौन, उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ये सब भी ये ड्रग लॉज डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन कुछ ड्रग्स के लॉज की बात करेंगे जो आपके कोर्स में है। वैसे तो बहुत सारे ड्रग के लॉज हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो नीचे पढ़ ही लेंगे चलो अपन, बट मेजरली जो आपके मेजर रोल हैं या फिर आप बोल सकते हो मेजर जो ड्रग लॉज हैं उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जो क्या डिसाइड करते हैं कि एक जो ड्रग है वो ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर कैसे यूज़ ली जाएगी, प्लस वो इंडिया के बाहर यूज़ ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती, एंड अगर आप उस ड्रग को यूज़ लेना चाहते हो तो आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, या फिर उस ड्रग को कौन कौन बेच सकता है, गवर्नमेंट बेचेगी सिर्फ, या फिर वो उसको कोई भी जनरल पब्लिक सेलर भी बेच सकता है, या वो इंडिविजुअल के ही यूज़ में ली जाएगी या फिर पब्लिक के लिए अवेलेबल होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है आपके, ये ड्रग लॉज डिसाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ की बात कर लेते हैं जिसका नाम है ओपीएम एक्ट, जो आया था 1878 में। इसके अंदर क्या बोला गया था कि जो आपका प्लांट होता है ओपीएम जिसके द्वारा आपके ली जाती है यूज़ में, ठीक है, ओपीएम जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है, आपके पोपी प्लांट होता है उसके द्वारा बनाई जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं इस एक्ट के द्वारा क्या डिसाइड किया गया था कि आप जो है यानी जो नॉर्मल पर्सन है वो क्या कर सकता है, ओपीएम को आप बोल सकते हो एक्सपोर्ट कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है और इंपोर्ट भी कर सकता है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। ठीक है, उन्होंने एक लिमिट डिसाइड कर दी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ओपीएम को खरीदे जा रहे हो, बहुत ज़्यादा खरीद सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा बेच सकते हो। ठीक है, उन्होंने बेचने और ख़रीदने पे प्लस उसके मैन्युफैक्चरेशन एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट पे भी क्या लगा दिया था, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था इस एक्ट के थ्रू, ओपीएम एक्ट के थ्रू। देन है द पॉइजन एक्ट। ठीक है, पॉइजन एक्ट के अंदर ये बताया गया था 1919 के अंदर आया था पॉइजन एक्ट, और इस एक्ट के आने के बाद ये डिसाइड किया गया था कि आप कुछ पर्टिकुलर जो ड्रग्स होती हैं जो पॉइजन की तरह वर्क करती हैं उनको नॉर्मली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं सेल कर सकते, प्लस अगर आपको वो ड्रग्स लेनी है तो आपको स्पेशल शॉप एंड स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही वो मिल पाएंगी। ठीक है, ये डिसाइड किया गया था द पॉइजन एक्ट में। ऐसा नहीं है सारे ड्रग्स, बट कुछ जो ड्रग्स थी जो बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफेक्ट खोज कर सकती थी उनको इस एक्ट के अंदर लिया गया था। नेक्स्ट है डेंजरस ड्रग एक्ट। डेंजरस ड्रग एक्ट में क्या बोलते हैं अपन कि ऐसी ड्रग्स जो आप अगर थोड़ा सा भी अमाउंट में ज़्यादा ले लेते हो तो वो आपके डिपेंडेंसी कोज कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट कोज कर सकती हैं। स्पेशली यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं जो एडिक्शनल ड्रग्स होती हैं जिनमें एडिक्शन हो सकता है किसी भी पेशेंट को, तो वो वाली ड्रग्स को शामिल किया गया था 1930 में आया था ये। जैसे कि आपके ओपीएम हो गई, कोकेन हो गई, हीरोइन हो गई, ये सब क्या थी आपकी ड्रग्स थी, वो इनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। और इस एक्ट के अंदर ये बोला गया था कि आप इन सब को जो भी इस ड्रग इंक्लूडेड है इस डेंजरस ड्रग एक्ट में उनको आप सेल एंड बाय नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इनको बैन कर दिया गया था फॉर द बाय एंड सेल। ठीक है, इलीगली अभी भी ये जो मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, इलीगली मिलती हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा, तभी आपको ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं ये ड्रग क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग, यही सेम चीज़ लिखी है, इनके मैन्युफैक्चरिंग और सेल एंड ट्रांसपोर्ट पे क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। एंड ओपीएम वगैरह जो थी जो आपके काम में आती हैं उनके लिए स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी गई थी। ठीक है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन होगा तभी वो मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। देन अपन ये बात करते हैं, नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 1940 में आया था ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसमें ये बोला गया था कि जो कॉस्मेटिक आइटम्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपके ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए जो क्लेम करते हैं उससे आइटम्स को अपन बोलते हैं कॉस्मेटिक आइटम्स, उनको इस एक्ट के अंदर लिया गया था। एंड कॉस्मेटिक एक्ट के लिए अपन ये बोलते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं एक तो आप उनका फॉल्स आप बोल सकते हो प्रचार नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी भी कॉस्मेटिक आइटम को बना रहे हो, ठीक है, तो आप उसके बारे में कुछ गलत सीधा नहीं बोल सकते कि ये आपको, जैसे कुछ आपने ऐड देखे होंगे जिसमें वो ऐसे बोलते हैं कि कारे को काले को गोरा बना सकती है, तो वो वाली चीज़ें क्या हैं, आप इस ड्रग एक्ट के थ्रू आती हैं वो, और इसमें ऐसे बोलते हैं कि बिना क्लिनिकल
ट्रायल के एंड बिना वार्निंग के आप ऐसे फॉल्स चीज़ों को इंडिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत नोट करते हो तो वहाँ पे जो नीचे साइड में ऐसे स्टार मार्क करके छोटा सा लिखा हुआ रहता है कि ये क्या है, एक क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू जो साबित किए गए हैं उनके अनुसार ही बोला जा रहा है। और वो क्या होते हैं, पूरे एक कंडीशन में डिसाइड की जाती हैं जिसमें आपके कांटेक्ट नहीं होता बाहर के एनवायरनमेंट का, तो ऑटोमेटिकली स्किन के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें खैर काफ़ी डिटेल हो जाएगा। बट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या किया गया था, जितने भी कॉस्मेटिक पैकेट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग कैसे की जाएगी, लेबलिंग कैसे की जाएगी, उनका मैन्युफैक्चरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, और इसके अलावा जो आपके आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं या फिर जो एलोपैथिक जो दवाइयाँ उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया था, जो कॉस्मेटिक से रिगार्डिंग होती हैं, और उनके फॉल्स जो आप बोल सकते हो इंकरेजमेंट को रोका गया था, ठीक है। यानी कि आप इनका झूठा प्रचार नहीं कर सकते कि ये चीज़ ये कर सकती है, ये चीज़ ये कर सकती है। नेक्स्ट है द फार्मेसी एक्ट, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, 1948 में आया था ये क्या करता है, आपके फार्मेसी ऑफ द इंडिया को कंट्रोल करता है। यानी आपके जितने भी फार्मेसी होती हैं जहाँ पे आपके ड्रग्स स्टोर की जाती हैं एंड बेची जाती हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। ये बोलता है कि आपके जो फार्मेसी एक्ट होता है वो क्या कहता है कि जो भी आपकी स्टेट की फार्मेसी है उसके पास अगर आपके क्या बोलते हैं, अगर आपके पास स्पेशल एक सर्टिफिकेट नहीं है तो आप कोई भी मेडिकल शॉप नहीं खोल सकते। यानी आपके पास बी फार्मा एंड डी फार्मा का क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिकली कोर्स होना चाहिए, तभी आप ये मेडिकल खोल सकते हो, अदरवाइज आपका मेडिकल लीगल नहीं है। एंड ये रूल जो था वो पहले कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, अब ये लागू हो चुका है क्योंकि यू ऑलरेडी नो 370 एंड ऑल, तो उसके बाद में ये यहाँ लागू हो चुका है। अदर देन जम्मू एंड कश्मीर में पहले ये लागू नहीं था। फार्मेसी एक्ट में अपन ये बोल रहे हैं कि हर कोई पर्सन क्या कर सकता है, फार्मेसी को नहीं खोल सकता, उसके लिए उसको कांस्टेंट एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो स्पेसिफिकली कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा किसी भी फार्मेसी को खोलने के लिए। देन ये है आपका नंबर 6 एंड वन ऑफ द आल्सो मोस्ट ड्रग एंड मैजिक रेडिमेसी एक्ट, जिसमें अपन ये बोलते हैं, आपने अभी फ़िलहाल पढ़ा होगा, काफ़ी न्यूज़ में भी चला था कि कोरोनिल जो दवा थी उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, जिसमें अपन जो एक्शन लिया गया था वो इसी कानून के तहत लिया गया था, ड्रग एंड मैजिक। इसमें ये बोला गया है इस एक्ट के अंदर कि आप कोई भी ड्रग को ऐसे नहीं एक्ट कर सकते कि वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी ड्रग को ऐसे एडवर्टाइज नहीं किया जा सकता कि जो पब्लिक हेल्थ को मैजिकली बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकती है, ठीक है। यानी आप कोई भी ड्रग बेच रहे हो, एक्चुअली जो कोरोनिल है वो क्या है, एक तरीके का इम्यूनो आप बोल सकते हो इन्हांसर ड्रग है, बट उसको ऐसे बेचा गया कि अकॉर्डिंग टू जो जिन्होंने भी बैन लगाया था वो, हालांकि अब हट चुका है या जो भी होता है वो आगे की बात है, बट उन्होंने ऐसे रोका था इसको कि इन्होंने ऐसे प्रचार किया है कि ये कोरोना को कम्प्लीटली ठीक कर देगा, एक तरीके का मैजिकल रेडिमेसी एक्ट है ये। तो उसके थ्रू यानी ऐसा दिखाया गया है जैसे कोई जादुई दवा है, ठीक है। तो आप उसको ये चीज़ें नहीं कर सकते। ये इसके अलावा जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडिसी एक्ट है ये सेम, इसके अलावा और भी क्या असर करता है, ये अपन ये बोलते हैं कि जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं या फिर जो ऐसे बोलते हैं कि ये ड्रग ले लीजिए या ये चीज़ ले लीजिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइज देते हैं, उस पर भी ये बैन लगाता है, ठीक है। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते इस एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट जो आपका एक्ट है वो है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्योरिटी टू एनिमल एक्ट। यानी ये एक्ट क्या बोलता है कि आप किसी भी ड्रग का ट्रायल जब कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो एनिमल जिसके ऊपर आपका ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर कोई फिजिकल या मेंटल क्योरिटी नहीं की जाए, ठीक है। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनको ड्रग रिसर्च के अंदर हार्म ना किया जाए किसी भी तरीके से, उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम दिया गया था प्रिवेंशन ऑफ क्यूरिलिटी टू एनिमल एक्ट, ठीक है। तो ये आपके मेजरली एक्ट थे। कुल मिला के अगर आप बात करना चाहो ड्रग एक्ट की, तो ड्रग एक्ट क्या करते हैं, आपकी कोई भी ड्रग है उसको बेचने से लेके उसको बनाने से लेके उसको बेचने तक को पूरा कंट्रोल करते हैं इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली। एंड उसमें ये बोलते हैं कि आप ड्रग बनाओ
एंड बेचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई ऐसी ड्रग है जो मास पॉपुलेशन को इफेक्ट कर सकती है, एडिक्ट कर सकती है, या फिर उन पर बहुत ज़्यादा सीवियर इफेक्ट दिखा सकती है, चाहे वो बेनिफिट हो चाहे वो लॉस के हो, ठीक है, तो उस ड्रग को आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेच सकते, यानी बिना परमिशन के नहीं बेच सकते। एंड आप ऐसे कोई भी दावा नहीं कर सकते कि मैजिकल दावा नहीं कर सकते। एंड जो मैजिकल आपके ड्रग्स होती हैं उनको भी आप नहीं बेच सकते एज ए मैजिक कंपोनेंट्स। जो ब्लैक मैजिक वगैरह है उस पर भी ये प्रिवेंशन करता है, जो मैजिक वाला एक्ट था वो ब्लैक मैजिक वगैरह पे भी रोकता है, ठीक है। एंड इसके अलावा आप किसी भी तरीके का फॉल्स एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते उस ड्रग का। उस ड्रग के अगर उस ड्रग का कोई हार्म है या फिर उसका कोई साइड इफेक्ट है तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लेबल पे लिखना पड़ेगा। यानी कि जैसे आप बोल सकते हैं स्मोकिंग है वो कैंसर कोज करती है, तो आपके जो सिगरेट होते हैं उनके पैकेट के ऊपर ये चीज़ लिखी हुई रहती है। ये भी आपके ड्रग एक्ट्स के थ्रू ही आता है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी अगर ड्रग को सेल भी कर रहे हो तो भी अगर ऐसी कोई ड्रग है जो आपके बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कोज कर सकती है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको सेल नहीं किया जाता है। तो ये कुछ कानून हैं आपके जो कहलाते हैं आपके ड्रग एक्ट में। ड्रग एक्ट्स भी कई बार पूछ लेता है शॉर्ट नोट में 4 नंबर का, तो आपको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं अपन, एक छोटी सी स्लाइड और ऐड कर लेते हैं इसी के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अगर प्रिस्क्रिप्शन की, तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है आपको ऑलरेडी पता होगा। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी रिटर्न ऑर्डर दे रहे हो, स्पेसिफिकली अपन बोलते हैं जो भी मेडिकल पर्सनल हैं या आप बोल सकते हो जो डॉक्टर्स हैं स्पेसिफिकली वो क्या करते हैं आपके किसी भी फार्मासिस्ट को, ठीक है, उसको एक आप बोल सकते हो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं या फिर एक रिटर्न ऑर्डर लिख के देते हैं जिसमें लिखा होता है कि कोई भी ड्रग है वो कौन सी ड्रग देनी है और उसको कितना डोज में देना है। ये लिखा हुआ होता है, किसको दिया जाता है, फार्मासिस्ट को दिया जाता है, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन इज द रिटर्न ऑर्डर बाय द फिजिशियन टू ए फार्मासिस्ट अबाउट डिस्पेंसिंग और प्रिस्क्राइबिंग ड्रग टू द पेशेंट, ठीक है। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो किसके द्वारा लिखा जाता है, डॉक्टर के द्वारा, और ये किसको दिया जाता है, पेशेंट को दिया जाता है ताकि वो फार्मासिस्ट को दे और फार्मासिस्ट उसको ड्रग दे दे एंड उसको बता दे कि ये ड्रग आपको कैसे लेनी है एंड आपको क्या करना है, ठीक है। तो ड्रग कैसे लेनी है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो अपन बोलते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन का जो वर्ड है उसको 2 वर्ड से मिलके बनाया गया है। प्री जिसका मतलब होता है बिफोर एंड स्क्रिप्ट जिसका मतलब होता है रिटर्न, ठीक है। यानी कि आपको ड्रग मिलने से पहले जो रिटर्न किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रिस्क्रिप्शन कहलाता है। यानी कि जो फार्मासिस्ट है उससे पास पहुंचने से पहले, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब हो गया 2 वर्ड से प्री एंड स्क्रिप्ट, जैसे यानी कि जो आपके फार्मासिस्ट है उसके पास पहुंचने से पहले की। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के लिए अपन ये बोलते हैं कि आपका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो मेजरली आपके 3 पार्ट में मिलके बना होता है, सुपर प्रिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट होता है आपका सिग्नेचर, ठीक है। मेजरली आपके 4 पार्ट होते हैं इसके, सुपर प्रिस्क्रिप्शन, देन आप बोल सकते हो इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बताना चाहो, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है जिसमें सुपरस्क्रिप्शन होता है जिसमें आप पेशेंट की नाम की एंट्री करते हो, ठीक है। यानी सबसे पहले अपने सुपरस्क्रिप्शन होता है जिसमें पेशेंट का नाम, एज और उसके यहाँ पे बाद में जो RX वगैरह लिखा हुआ होता है वो लिखा जाता है, नेम, एज, सेक्स वगैरह ये सब लिखा जाता है किसके ऊपर, सुपरस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इंक्लूड द सिंबल RX। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, एक RX का सिंबल इंक्लूड किया जाता है। एक्चुअली जो RX है वो क्या होता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो अपन बोलते हैं जब पुराने टाइम पे क्या होता था, एक चीज़ आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको पुराने टाइम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है अभी भी, ठीक है। यानी कि जब उस टाइम पे जितना मेडिकल एडवांस इतना नहीं था, मेडिकल साइंस, उस टाइम पे क्या होता था, आपका जो डॉक्टर होते थे वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर ड्रग्स को लिख देते थे, उनका पर्टिकुलर एक बोल सकते हो फॉर्मूला लिख देते थे कि आपको ये वाली चीज़ इतने % में और ये वाली चीज़ इतने % में मिला के पेशेंट को देनी है। ये जो आपका रिटर्न ऑर्डर था ये पेशेंट ले जाके फार्मासिस्ट को देता था और फार्मासिस्ट क्या करता था, उन 2 ड्रग को मिला के एक नई ड्रग बना के पेशेंट को देता था, ठीक है। ये चीज़ की जाती थी।
तो अभी भी फिल और उस टाइम पे क्या होता था, मेडिकल साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, तो जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता था तो वो क्या करता था, एक एज ए गॉड सिंबल बनाता था, यानी कि जो भी लिख रहा हूँ मैं वो भगवान के ऊपर सोच के लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी जो भी एक्शन होगा वो भगवान के ऊपर होगा, ठीक है, अच्छी चीज़ के लिए, यानी बेनिफिशियल एज ए प्रेयर के लिए अपन क्या करते थे, ये सिंबल पुराने टाइम पे यूज़ लिया जाता था। देन इसी को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आज भी RX के नाम पे लिखा जाता है, एंड RX को वर्ड को जो है उसका मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, ठीक है, यानी अगर आप कहीं भी पढ़ोगे तो RX जो वर्ड है उसका मतलब क्या लिखा हुआ आएगा, प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर आप कहीं भी सर्च करोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको। एग्जैक्टली ये आया कहाँ से है, तो अपन बोल सकते हैं पुराने टाइम से ही ऐसा यूज़ लिया जा रहा था, ठीक है, उसका ही एक शॉर्ट फॉर्म है ये प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन में नेम, एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट, इसके अलावा उसका एड्रेस, डायग्नोसिस वगैरह सारा चीज़ कहाँ पे लिखा जाता है, सुपरस्क्रिप्शन में लिखा जाता है। देन अपन बात कर लेते हैं इंस्क्रिप्शन की, तो इंस्क्रिप्शन के लिए अपन ये बोलते हैं कि जो इंस्पेक्शन होती है उसमें आपके जो भी प्रिस्क्राइब्ड डोज हैं या ड्रग है उसके बारे में लिखा जाता है, एंड उसकी डोज वगैरह कितनी देनी है, ठीक है, यानी कि जो आपका इंस्क्रिप्शन वाला पार्ट होता है उसके अंदर क्या लिखा जाता है, आपके ड्रग के कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं कि आपको कौन सी ड्रग देनी है, एंड उसके भी बाद में क्या लिखा जाता है, उस ड्रग के इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा जाता है, ठीक है। आजकल अपन इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं लिखते, डायरेक्ट ड्रग का जो आपका जेनरिक नेम होता है उसको लिखा दिया जाता है, या फिर अगर उसको ब्रांड नेम से दे रहा है डॉक्टर तो ब्रांड नेम लिख देते हैं। जनरली जो 90% जो केस होते हैं उनमें अपन जेनरिक नेम काम में लेते हैं, ब्रांड नेम काम में नहीं लेते, ठीक है। और आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एज ए गाइडेंस भी जारी कर रखी है कि आप जेनरिक नेम ही लिखोगे, आप ब्रांड नेम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो जेनरिक नेम इस इंस्क्रिप्शन के अंदर लिखा जाता है। पुराने टाइम पे यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते थे और उनकी क्वांटिटी के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सब्सक्रिप्शन होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है, तो अपन ये बोलते हैं जो फार्मासिस्ट है उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी जो आपके थर्ड वाला पार्ट है उसमें क्या होगा, फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन होंगे कि यानी इस वाले कंपोर्टमेंट को तुम्हें इतना मिलाना है, इस वाले कंपोर्टमेंट को इतना मिलाना है, एंड देन जो आपको डोज तैयार करनी है वो कैसे तैयार करनी है, ठीक है। तो ये कहलाता है सब्सक्रिप्शन। हालांकि आजकल जो है इसका यूज़ नहीं लिया जाता, यानी आपके मेजरली आपको 3 ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुपर प्रिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड लास्ट में सिग्नेचर, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन है वो पहले काम में लिया जाता था, किसके लिए, फार्मासिस्ट को गाइडेंस जारी करने के लिए रिगार्डिंग द डोज एंड ड्रग के जो कितना क्वांटिटी होगी वो, ठीक है। लास्ट है सिग्नेचर वाला पार्ट। सिग्नेचर पार्ट में अपन क्या करते हैं, लास्ट पार्ट होता है और इसमें जो फार्मासिस्ट एंड जो आपका जो ड्रग का प्रिस्क्राइबर है वो क्या करता है, सिग्नेचर करता है कि आपको ये ड्रग किसने रिटर्न में दी है, ठीक है। और ये क्या होता है, एक पर्टिकुलरली ऑफिशियल ऑर्डर की तरह एक तरीके से बन जाता है आफ्टर द सिग्नेचर। ये सिग्नेचर जो है मेजरली आपके राइट पोर्शन में या फिर सेंटरली किए जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। ऑलराइट, तो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में मतलब पता लग गया होगा आपको। प्रिस्क्रिप्शन के लिए अपन बोलते हैं एक तरीके का परफॉर्मा होता है, या आप बोल सकते हो रिटर्न ऑर्डर होता है, जिसमें क्या करता है जो डॉक्टर होता है या फिजिशियन होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर डोज के बारे में लिखता है। इसके मेजरली 4 पार्ट होते हैं। सुपरस्क्रिप्शन, जिसमें पेशेंट क्या करता है, पेशेंट का जो नाम वगैरह होता है वो लिखा जाता है, उसका नाम, एज, सेक्स, उसका एड्रेस, उसका जो डायग्नोसिस है वो। देन होता है एक इंस्क्रिप्शन का रूट, जिसमें अपन बोलते हैं कि जो भी आपके ड्रग है वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं और आपको कैसे कैसे वो लेनी है वो यहाँ पे लिखा जाता है। देन है आपका सब्सक्रिप्शन, जिसमें फार्मासिस्ट के बारे में लिखा जाता है। आजकल यूज़ नहीं लिया जाता, बट पहले जब यूज़ लिया जाता था तब फार्मासिस्ट को वो जो डोज ड्रग लिखी गई हैं उनको कितनी क्वांटिटी में मिलाना है उसके बारे में लिखा जाता था। एंड लास्ट होता है आपका सिग्नेचर वाला पार्ट, जिसमें आपके जो डॉक्टर होता है वो सिग्नेचर करता है ताकि वो कंफर्म हो जाए कि हाँ ये उसने लिखा है, ठीक है। आजकल का जो करंटली जो एडवांस में जो फिलहाल का यूज़ लिया जाता है वो प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो किस पे लिखा जाता है, एक पर्टिकुलर स्टाम्प पैड पे लिखा जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो मेडिकल जहाँ पे भी दिया जाता है, यानी जिस हॉस्पिटल के अंदर लिखा जा रहा है उसका लोगो भी होता है आपके सुपरस्क्रिप्शन वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। ये थोड़ा सा मेडिकल चेंजेस अभी आ चुका है करंटली फैशन के अंदर। बाकी जो पुराना है उसके अंदर ऐसे लिखा जाता था 4 पाथवे में। चलिए
नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन एब्रीवेशंस की, ठीक है। तो एब्रीवेशंस क्या होते हैं, तो सपोज़ मेरे को ये चीज़ लिखनी है, मान लीजिए मैं एक फिजिशियन हूँ, मेरे को ये लिखना है कि आपको ये जो ड्रग है वो क्या करना है, दिन में 2 बार लेनी है खाना खाने के बाद, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जो परफॉर्मा है, मेरा जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत लंबा प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा, और मेरे पास जो फिजिशियन है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना लंबा डिटेल में लिखे। तो यहाँ पे क्या होता है, अपन कुछ एब्रीवेशंस यूज़ लेते हैं। एब्रीवेशंस का मतलब होता है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स या कुछ ऐसी फॉर्म्स जिनको अपन किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं, ऐसी चीज़ों को कहते हैं अपन एब्रीवेशंस, ठीक है। एब्रीवेशंस क्या होते हैं, अपन कब लिखते हैं, जब अपने को कोई भी ड्रग है उसको किस रूट से देना है, प्लस कितनी डोज में देना है और कब देना है, ठीक है, वो अपन लिखने के लिए इसको यूज़ में लेते हैं, ठीक है। यानी एब्रीवेशंस मेजरली जो यूज़ लिए जाते हैं वो टाइमिंग के लिए यूज़ लिए जाते हैं, कि आपका जो ड्रग है उसको आपको कब लेना है, ठीक है, उसको इंडिकेट करने के लिए आपके एब्रीवेशंस काम में आते हैं। तो ये एब्रीवेशंस क्या है, बहुत पुरानी जो आपकी जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग है, और ये लैंग्वेज में आपके थोड़ा सा चेंजेस आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो एब्रीवेशंस हैं इनको डायरेक्टली याद ही करना होता है, और इनका मतलब भी आपको याद करना होता है कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस हैं, इनके बारे में अपन, और ये एब्रीवेशंस कब कब काम में आते हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। तो एब्रीवेशंस के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं अपन, इसी में एब्रीवेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, चलिए थोड़ा सा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एब्रीवेशंस के लिए। चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, अगर आपके जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है AC, यानी कि सपोज कोई ड्रग है उसने ऐसे लिख रखा है SC, सॉरी ये माय मिस्टेक, किसी भी के लिए क्या लिख रखा है आपने, AC लिखा हुआ है और उसके आगे ड्रग का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके वो ड्रग आपको कब लेनी है, खाना खाने से पहले लेनी है। तो ये चीज़ क्या होती है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जानबूझ के इसको हार्ड बनाते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना डिटेल में लिखें, ठीक है, कि बिफोर मील लेनी है आपको, या कितनी डोज में लेनी है, या कब कब लेनी है, ठीक है। तो वो उनको क्या करते हैं, एक एब्रीवेशन फॉर्म में लिख देते हैं। जब आप फार्मासिस्ट या किसी मेडिकल पर्सनल के पास जाते हो तो वो आपको इस एब्रीवेशन को देख के आपको कब वो डोज लेनी है वो आपको बता देता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अपन। AC का मतलब हो गया बिफोर मील, यानी आपको जो ड्रग लेनी है वो कब लेनी है, खाना खाने से पहले। PC का मतलब हो गया पोस्ट सिबम, यानी कि आपको आफ्टर मील लेनी है, ठीक है। ये जो आपके डेरिवेशंस हैं ये क्या है, आपके पुरानी जो लैंग्वेज है, बहुत ओल्ड लैंग्वेज है, उसके अंदर है। और ये अपन क्यों यूज़ लेते हैं, इंग्लिश के वर्ड काम में इसलिए नहीं लिए क्योंकि इंग्लिश वर्ड के मतलब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जबकि ये जो लैंग्वेज है ये अब डेड लैंग्वेज है, इसको कोई भी स्पीक नहीं करता, तो इसमें चेंज होने के चांस नहीं है, इसलिए अपन इसी जो लैंग्वेज है उसको यूज़ लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट AC का मतलब हो गया एंटीसिबम, जिसका मतलब होता है बिफोर मील। PC का मतलब होता है पोस्ट सिबम, जिसका मतलब होता है आफ्टर मील। AM का मतलब होता है एंटीमेरिडियन, जिसका मतलब होता है बिफोर नून, यानी 12 बजे से पहले। PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, जिसका मतलब होता है आफ्टरनून। एल्ट डाई का मतलब होता है अल्टरनेस डाइबस, यानी कि अल्टरनेट डे पे, यानी एक दिन छोड़ के आपको एक दिन लेनी है। OM का मतलब होता है ओमी मीम, जिसका मतलब होता है हर सुबह उठ के, ठीक है, यानी आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह ही लेनी होती है वो ड्रग। मेजरली इसके लिए अपन देते हैं कि जो आपके वोमिटिंग की ड्रग्स होती हैं उनके लिए अपन OM काम में लेते हैं। OD का मतलब होता है डेली, यानी कि आपको दिन में सिर्फ एक बार डोज लेनी है उसकी, 1 डे, ठीक है, या फिर ओमी डाई। देन ON ओमी नोटे, यानी हर रात को सोने से पहले। HS होरा सोमनी, यानी कि बेड टाइम, सोने से पहले, ये है आपके ईच नाइट, हर रात को। और HS का मतलब होता है सोने से जस्ट पहले, ठीक है। HN का मतलब होता है टू नाइट, यानी सिर्फ एक बार लेनी है आपको, और वो कब लेनी है, एक बार सिर्फ आज के दिन, यानी आज की रात को आपको वो क्या करना है, ड्रग लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का मतलब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। HS का मतलब है एट बेड टाइम, यानी कि जब आप सोने जा रहे हो तब, चाहे वो कभी भी आप सोने जा रहे हो रात को तब। HS का मतलब, ON का मतलब होता है हर नाइट, यानी हर रात को आपको लगाना है, वो ज़रूरी नहीं है आप बेड टाइम पे ही लो।
एंड एच एन का मतलब होता है सिर्फ एक बार लेना है, वो भी कब, टू नाइट, यानी आज रात को। सी एम का मतलब होता है क्रैश मीम, जिसका मतलब होता है टुमारो मॉर्निंग, यानी सिर्फ एक डोज लेनी है, वो भी कब, कल सुबह। पी आर एन का मतलब होता है प्रो री नाटा, यानी कि जब ज़रूरत हो तब। ठीक है, मेजरली आपको ये बहुत बार दिखने को मिल जाएगा, पी आर एन लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि पी आर एन और ड्रग ऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग जो आप जब ज़रूरत हो तब यूज़ ले सकते हो। एस ओ एस का मतलब होता है कि जब आपको इमरजेंसी में हो, यानी साई ओपस सिट। जो एस ओ एस अपन लिखते हैं ना, आपने कभी सुना भी होगा कि इमरजेंसी के लिए या ज़रूरत के लिए अपन एस ओ एस लिखते हैं, हेल्प के लिए। तो वो उसका मतलब क्या है, साई ओपस सिट, जिसका मतलब होता है कि अगर ज़रूरत हो इमरजेंसी में तो आप वो ड्रग ले सकते हो। बी डी का मतलब होता है बिस इन डाई, यानी ट्वाइस ए डे, यानी एक दिन में उसको 2 बार लेना है, यानी 12 घंटे का गैप होना चाहिए दोनों के बीच में। टी डी या टी डी एस का मतलब होता है टर इन द डाई, यानी दिन में 3 बार। क्यू डी का मतलब होता है क्वार्टर, यानी दिन में 4 बार। स्टेट का मतलब होता है स्टेटिन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक बार। अगर कोई ड्रग है आपको सिर्फ एक बार लेना है तो उसके लिए स्टेट वर्ड काम में लिया जाता है। रैप का मतलब होता है रेप्टेकुलर, यानी उसको रिपीटेडली आपको लेते रहना है, कंटिन्यूसली। एच का मतलब होता है होरा, यानी आवरली, यानी हर एक घंटे में आपको एक बार वो ड्रग लेनी है। क्यू का मतलब होता है एवरी। ठीक है, डिपेंड करता है क्यू के आगे क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। ए क्यू का मतलब होता है ये जो अब जो नेक्स्ट कंपोजिशन है वो है आपके, कि आपको जो ड्रग ले रहे हो वो आपको किसके साथ लेनी है। ठीक है, यानी ए क्यू अगर आपकी किसी के लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन में तो उसका मतलब क्या हो गया, एक्वा, यानी आपको वो जो ड्रग है वो किसके साथ लेनी है, वाटर के साथ लेनी है। एक्वा डिस्टिल का मतलब हो गया डिस्टिल वाटर में उसको सोल्यूट करके आपको फिर लेना है। कॉम का मतलब होगा कंपाउंड। डाइल का मतलब होता है डाइल्यूट करना है उसको पहले, यानी वाटर उसमें मिलाना है ड्रग में, उसके बाद उसको लेना है। एफ एल का मतलब हो गया फ्लूइड। आई एन एफ का मतलब होता है इन्फ्यूजन। EMPL का मतलब होता है कि अगर किसी के प्लास्टर लगना है तो उसको अपन EMPL से डिनोट करते हैं। लिन का मतलब होता है ल्यूमिनेंट। लिक का मतलब होता है लिक्विड। LOT का मतलब होता है लोशन। मिस्ट का मतलब होता है मिक्सचर। ओल का मतलब होता है ऑयल। पिल का मतलब होता है पिल। पल्लू का मतलब होता है पाउडर। SP का मतलब होता है स्प्रिट, ठीक है, स्प्रे वाला। ठीक है, सिरिंज का मतलब होता है, सिर का मतलब होता है SYR लिखा हुआ होता है अगर कहीं पे, तो उसका मतलब हो गया सिरप। यानी सपोज आपको बता देता हूँ क्या मतलब है। SYR लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा होता है कोई भी ड्रग का नाम लिखा है, उसको लिखा हुआ है TDS। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप इसको ओवरऑल पढ़ो तो एक सिरप है जो आपको ड्रग का नाम दे रखा है या सिरप का नाम दे रखा है, उसको कब कब लेना है, दिन में 3 बार लेना है। ठीक है, यानी अगर आपके कोई ऐसा ड्रग का नाम लिखा है उसके पहले सिरप लिखा हुआ है या SYR लिखा है तो आपको पता लग जाएगा कि ये ड्रग कैसी है, सिरप फॉर्म में। अगर PIL लिखा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा पिल फॉर्म में। पल लिखा हुआ है तो आपको पता लग जाएगा पाउडर फॉर्म में। और उसके आगे अगर आपको लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग लिखी हुई है, जैसे मान लेते हैं BCG लिखा हुआ है, उसके पीछे लिखा हुआ है उसने एक्यूडिस्ट, एक्यूडिस्ट BCG एंड लिखा हुआ है उसने स्टेट। ठीक है, एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, एक्यूडिस्ट BCG स्टेट। यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपको BCG है वो क्या है, उसको किस में इंसर्ट करना है, एक्वा डिस्टिल, यानी डिस्टिल वाटर में उसको पहले मिक्स करना है, उसके बाद उसको स्टेट ड्रग में देना है, यानी कि एक बार देना है सिर्फ। ठीक है, ये आपके प्रिस्क्रिप्शन होते हैं ऐसे, तो ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको प्रिस्क्रिप्शंस में। जब आप पढ़ोगे प्रिस्क्रिप्शन में तो मेजर जो वर्ड होते हैं काम में आते हैं, वो ये काम में आते हैं TDS BD OD, इसके अलावा स्टेट, इसके अलावा SOS। एंड आपको बोल सकते हो आप, ये भी देखने को मिल सकता है आपको मिक्सचर में भी मिल सकता है, DIS लिखा हुआ मिल सकता है, यानी डिस्टिल वाटर में लेनी है, या फिर NS लिखा हुआ मिल सकता है उसके साथ में। तो ऐसे आपको शॉर्ट फॉर्म देखने को मिल जाएंगी, बहुत कॉमन है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं TR का मतलब होता है टिंक्चर फॉर्म में लेना है उसको। UNG का मतलब होता है ऑइंटमेंट फॉर्म में है वो। ING का मतलब होता है इंजेक्शन फॉर्म में उसको लेना है। TDS का मतलब आपको बता ही दिया, यानी कि TDS का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे में आपको 3 बार लेना है वो। ठीक है, यानी पहला कब लोगे आप, 8 बजे सुबह। दूसरा कब लोगे, सेकंड सेम 8 बजे, 8 घंटे बाद, यानी कि 2 बजे। और थर्ड कब लोगे, रात को 8 बजे। ठीक है, TDS में अगर BD लिखा हुआ है तो एक सुबह 8 बजे ले ली, या फिर एक सुबह अगर 6 बजे ले रखी है तो नेक्स्ट डोज कब ली जाएगी, 6 बजे। ये कब डिसाइड होता है, जब पहली बार जो डॉक्टर लिखेगा उसको तब। ठीक है, HS का मतलब वही सेम बेड टाइम पे, यानी 8 PM पे। Q8H यानी कि हर आपको
हर 8 घंटे में लेना है, यानी 6, 2 या 10 या 8, 4 और 12 इस टाइम पे आप ले सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कब वो डोज स्टार्ट की थी उसके ऊपर। Q12H में आवर 8 to 8 और 10 to 10। ठीक है, अल्टरनेट आवर यानी हर 1 घंटे बाद, एवरी आवर यानी हर घंटे, डी मतलब हर डे, QOD मतलब एवरी अदर डे, AD मतलब राइट ईयर, AS मतलब लेफ्ट ईयर, AU मतलब ईच ईयर यानी हर दोनों ईयर में एक एक बार, H मतलब हाइपोडर्मिक, IM मतलब इंट्रामस्कुलर, ID मतलब इंट्राडर्मल एंड सो ऑन। IVP का मतलब होता है इंट्रावीनस पाउच, यानी एक पाउच में अपन वेन में डाल देंगे एज ए पाउच फॉर्म। RX का मतलब होता है टेक प्रिस्क्रिप्शन, OD का मतलब होता है राइट आई, OS का मतलब होता है लेफ्ट आई, OU का मतलब होता है दोनों आईज के अंदर, P का मतलब होता है आफ्टर, पर OS का मतलब बाई माउथ एंड EC का मतलब इंटरिक कोटेड, यानी इसको आप बोल सकते हो एज ए कैप्सूल फॉर्म में। तो ये कुछ एब्रीवेशंस होती हैं जो अपन यूज़ लेते हैं इन द ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको ये सारी की सारी एब्रीवेशन याद रखनी है अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना सीखना है तो। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कई बार, जैसे आपने ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपने कई बार देखा होगा आपके ऐसे बोलते हैं मेडिकल पढ़ रहा है, ये प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के बता डॉक्टर ने क्या लिखा है और क्यों लिखा है या कब कब ये दवाई लेनी है। तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर डॉक्टर ने BD लिखा है तो दिन में 2 बार लेनी है, अगर उसने OD लिखा है तो दिन में 1 बार लेनी है, HS लिखा है तो उसको रात को 1 बार लेनी है। ठीक है, ऐसे करके ON लिखा है तो उसको सोने से पहले लेना है उसको, ऐसे करके। तो आपको क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा, आप प्रिस्क्रिप्शन ईजीली पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए, जो नेक्स्ट चीज़ है फार्माकोकाइनेटिक डायनामिक्स, वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल सेम मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप पर्सनली पूछना चाहें तो वैसे, या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलिए, ठीक है।